हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो, जिसको कि शॉर्ट में कैपिटल टू वेस्ट रेशो भी बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू जज फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बैंक। और जब भी कोई रेटिंग एजेंसीज, चाहे वो डोमेस्टिक हो जैसे कि इकरा हो गया या ब्रिकबर्ग हो गया या ग्लोबली मूडी, एस&पी या फिच, जब भी वो रेटिंग एक्शन लेती हैं तो जनरली इस रेशो को वो बहुत अपनी प्राइम इम्पोर्टेंस देती हैं किसी भी बैंक को रेटिंग असाइन करने के लिए। और जो इसका जो सॉरी इसका जो गाइडलाइंस है ग्लोबली, वो इशू करती है बैंकिंग कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि बेसेल में है। और उस गाइडलाइंस के ऊपर जो है डिफरेंट डिफरेंट जुरिडिक्शन के सेंट्रल बैंक अपने एरिया में गाइडेंस इशू करते हैं। जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी इशू करता है, जो कि लास्ट नवंबर 25 में इशू किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो मेन पर्पस है वो इस तरह से है कि जब भी बैंक कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें वो अपना कितना उनका अपना ओन कंट्रीब्यूशन है, कि कितना उनका स्किन इन द गेम है। सपोज करो उन्होंने कोई 100 करोड़ की कोई रिस्क टेकिंग एक्टिविटी करी, तो उसमें से जो उनके पास जो लाइबिलिटीज उस रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज को फंड करने के लिए थी, वो डिपॉजिट्स के रूप में जो है वो 89.5 करोड़ की रहेगी। क्योंकि 11.5% जो कैपिटल एडिक्वेसी है वो उनको अपनी ओन रिसोर्स से या अपने ओन फंड को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक तरह से जब जो इससे जो है हम बैंकों में एक डिसिप्लिन आता है, वो एक प्रूडेंशियली जो है प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, ताकि जो है उनका अपना भी जो उनका अपना कैपिटल है, जो उनका अपना फंड है, वो भी उस रिस्क टेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। तो इसका बेसिक पर्पस यही है। बाकी द अदर देन दैट देर इज़ ए वन मोर एक्सपेक्ट, कि जितना जितना भी देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन बैंक टेकिंग एनी रिस्क। बट जब भी वो कोई लार्ज एक्सपोजर ले रहे हैं या कोई बड़ा रिस्क टेकिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दे शुड हैव अ कैपिटल इन देयर बैलेंस शीट टू टेक देयर एक्टिविटी ऑन बोर्ड इट, कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ ए, सपोज करो कोई प्रॉब्लम आ रही है उस रिस्क टेकिंग एक्टिविटी में, कोई लॉसेस हो रहे हैं या कोई कोई डिफॉल्ट हो रहा है, तो उसमें सिर्फ पब्लिक का पैसा ही नहीं जाए, बैंक की अपने फंड्स भी उसमें इन्वॉल्व रहें। तो अब जो कैपिटल जो आपकी जज की जाती है, जो कैपिटल को जो डिवाइड किया जाता है, उसको आप RWA से करते हैं टू अराइव दिस रेशो। और जो आपका RWA होता है उसका मीनिंग है रिस्क वेटेड एसेट्स। तो रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं वो आपके 3 मेजर बैंकिंग एक्टिविटी से आते हैं। नंबर 1 जो क्रेडिट है, जो कि सिंपल है कि बैंक जो भी लोनिंग एक्टिविटी कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है सिक्योरिटीज़ में, वो सारा आपका क्रेडिट रिस्क में पार्ट आता है, कि जिसमें कि चांस है कि काउंटर पार्टी डिफॉल्ट करेगी और आप बैंकों को पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आपका क्रेडिट रिस्क टेकिंग एक्टिविटी हो गई। मार्केट रिस्क में जो भी बैंकों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, या जो भी उसमें और जो मार्केट में जो मूवमेंट्स होंगे उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट पे, वो इसमें काउंटर पार्टी डिफॉल्ट नहीं, बल्कि जो मार्केट के जो अंडरलाइंग एजम्पशंस हैं, चाहे वो करेंसी मूवमेंट्स हों या कोई इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स हों, वो सब जो एक्टिविटी जो होंगी या जो इवेंट्स होंगे, दैट लीड टू ए रिस्क विच इज़ कॉल्ड मार्केट रिस्क। इसमें काउंटर पार्टी डिफॉल्ट तो आपका क्रेडिट रिस्क में कवर होता है। इसमें जो रिस्क जो इमिनेट होता है वो मार्केट के द्वारा इमिनेट होता है। तीसरा आपका ऑपरेशनल रिस्क हो गया, जो कि बैंक जो डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें जो उनको रिस्क इमिनेट हो रहा है, चाहे वो इंटरनल फ्रॉड हो गए, एक्सटर्नल फ्रॉड हो गए। आजकल तो आईटी में जो बैंकों ने तो सारे इनेबल कर दिए हैं अपने चैनल्स, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो, या आपके जो भी नेट बैंकिंग हो, या आजकल डिजिटल फ्रॉड्स भी काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो इस तरह के फ्रॉड से जो बैंकों को जो नुकसान होते हैं, जो नुकसान होने की संभावना होती है, वो सारे आपके ऑपरेशन रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 कैटेगरी से कि जो है RWA को इंडिविजुअली कंप्यूट किया जाता है और उन तीनों को ऐड किया जाता है। फिर जो बैंकों की जो भी कैपिटल होती है टियर 1 और टियर 2, उसको इस RWA से डिवाइड कर दिया जाता है। तो देन वी अराइव ए रेशो व्हिच इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, तो मैथमेटिकली दिस इज कैपिटल ऑफ ए बैंक, टियर 1 एंड टियर 2 टोटल, देन यूर RWA। RW जो रहता है वो आपका 1 + 2 + 3, इन तीनों सेगमेंट से जितनी भी RWA आती है उसका सम होता है। तो क्रेडिट का जो RWA जो है, जो आपका रिस्क वेटेड एसेट्स हैं,
उसका कंप्यूटेशन ऐसा होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन इशू करी है उसमें उसने उसको स्टैंडर्डाइज अप्रोच के हिसाब से RWA कंप्यूट करने के लिए बैंकों को बोला गया है। इस स्टैंडर्डाइज अप्रोच में क्या रहता है कि बैंक के द्वारा जो भी क्रेडिट में जो एक्सपोजर लिया गया है जो भी रेटिंग एक्टिविटी करी है उसकी एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा रेटिंग कितनी है या उसकी इंटरनल रेटिंग कितनी है, उस रेटिंग के हिसाब से उस क्रेडिट को एक रिस्क वेट दिया जाता है। फिर इस रिस्क वेट को मल्टीप्लाई किया जाता है आपके जो भी आपके कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी RWA कंप्यूट होती है। तो एक मेजर जो RWA आता है वो उसकी मेन जो एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी एक्टिविटी आता है दैट इज कॉल्ड क्रेडिट। तो क्रेडिट में जो बैंकों का जो क्रेडिट का जो टोटल यूनिवर्स है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि बैंक एक इंडिविजुअल को भी लोन देते हैं और बैंक एक कॉर्पोरेट को भी लोन देते हैं, बैंक इंस्टीट्यूशंस को भी लोन देते हैं, और बैंक जो होता है वो ना सिर्फ इंडिया से बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह के जब यूनिवर्स प्ले जब हम इसको क्रेडिट का RWA निकालते हैं तो उसके लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसने बोला है कि आप जब भी अपना क्रेडिट रिस्क RWA कंप्यूट करेंगे तो आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच अपनाएंगे, और जो भी उस पर्टिकुलर क्रेडिट की जो रेटिंग होगी उस रेटिंग के हिसाब से उसको रिस्क वेट निकाला जाएगा, और उस रिस्क वेट को जब आप उसका 9% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है RWA निकल के आएगा कि क्रेडिट का आपका RWA कितना है इस पर्टिकुलर सेगमेंट का या पर्टिकुलर एक्टिविटी का। तो नाउ फर्दर आई विल टेल यू हाउ आई विल यूज सम एग्जांपल्स कि किस तरह से क्रेडिट के RWA कंप्यूट होती हैं। जो क्रेडिट में एक पार्ट इन्वेस्टमेंट का भी आता है, और बैंकों के द्वारा कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिस पे वो इन्वेस्ट करके उनको कोई भी कैपिटल चार्ज या कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे इसमें से एक सबसे बड़ा जो सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड सॉवरेन एक्सपोजर्स। जब डोमेस्टिक सॉवरेन पे कोई एक्सपोजर लेते हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे ले रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे ले रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के में ले रहे हैं, तो उसको उस तरह के रिस्क टेकिंग एक्टिविटी में बैंकों को कैपिटल रखने नहीं होती। तो इस तरह के जो एक्सपोजर हैं, जैसे सपोज करो आपने RBI के साथ कोई बैलेंस रखा है या अपने गवर्नमेंट ऑफ या आपने कोई स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड जो SLR कैटेगरी में आते हैं उनमें कोई इन्वेस्टमेंट किया है, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स, करंट अकाउंट और STF। तो अगर आपने मेरी CRR SLR वीडियो देखी है तो उसमें बताया था कि बैंकों के द्वारा कुछ RBI ने कोई कंपल्सरी इन्वेस्टमेंट के लिए करना पड़ता है जो कि 18% ऑफ देयर एंटिटी रहता है। उस तरह के कैटेगरी में आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड आते हैं या उनके द्वारा इशू किए गए ट्रेजरी बिल्स आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं। जब इन पे बैंक कोई भी एक्सपोजर लेता है इस तरह की कैटेगरी जो कि सोवरेन कैटेगरी में आते हैं, तो उस पर बैंकों को कोई भी कैपिटल नहीं देनी पड़ती इस तरह के एक्सपोजर में। सपोज करो अगर बैंकों ने इसमें 1000 करोड़ का टोटल एक्सपोजर लिया हुआ है तो इसका जो रिस्क वेट रहेगा वो 0 रहता है। तो आपको अल्टीमेटली जो इसमें RWA जो आएगी वो आपके रिस्क वेट से आपके एक्सपोजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका रिस्क एक्सपोजर अगर 1000 है पर रिस्क वेट अगर 0 है तो ये आपको किसी तरह का भी RWA कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन द सोवरेन काइंड ऑफ ए सेक्टर्स। लेट सपोज कि देर इज़ ए कॉर्पोरेट कि उस पर बैंकों ने वो एक्सपोजर लिया है, और कॉर्पोरेट की रेटिंग मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग कॉर्पोरेट की होती है। कॉर्पोरेट की रेटिंग AA हो सकती है, BB हो सकती है, BBB हो सकती है। तो उसके लिए जो है उसकी डिफरेंट रेटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिस्क वेट जो है प्रिस्क्राइब किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो उस रिस्क वेट को मल्टीप्लाई किया जाता है आपकी एक्सपोजर के साथ टू अराइव द दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। लेट सपोज मैं दो एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक कॉर्पोरेट ए है और इसका जो रेटिंग है इट्स रेटिंग इज AA। दिस कंपनी इज रेटेड AA, और इसके ऊपर जो है बैंकों ने इसके बॉन्ड में कोई इन्वेस्टमेंट किया है या इसको कोई लोन दिया है,
और लेट्स सी इसका जो एक्सपोजर है बैंक का वो 100 करोड़ है. 100 crore bank has invested in this company, maybe in form of loan or maybe in form of some kind of a bond investment. और एज पर द आरबीआई गाइडलाइन जब हम डबल ए किसी कॉर्पोरेट को एक्सपोजर दे रहे हैं, इसका रिस्क वेट लेट सपोज इट इज़ 50%. 50% जो है इसका रिस्क वेट है. तो जब हम इसका RWA निकालेंगे तो इस 100 करोड़ को हम 50% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब जो बैंकों का जो देन एक्सपोजर आ जाएगा वो 50 करोड़ आएगा. देन इस 50 करोड़ के अगेंस्ट पे जो कैपिटल रखनी है बैंकों को दैट इज़ 9%. तो इसकी जो RWA आएगी दैट विल बी अराउंड 4.5 करोड़. तो इतनी RWA इस पर्टिकुलर इन एक्टिविटी से आएगी. और सपोज करो यही अगर कोई ये जो आपका एक कॉर्पोरेट बी है, इसकी रेटिंग डबल बी है और इसका जो रिस्क वेट है वो 150% है. तो जब बैंक इस तरह का कोई एक्सपोजर लेगा, व्हेन द बैंक विल टेक एक्सपोजर इन दिस कॉर्पोरेट बी, तो इसको 150 मे बी इट इज़ 100 करोड़ का इसने यहाँ पर भी एक एक्सपोजर लिया, तो इसका जो रिस्क वेट आएगा वो 150 करोड़ आएगा. और इसमें अगर आपको 9% कैपिटल रखनी है तो देन यू हैव टू कीप 13.5 करोड़. इतना आपका RWA में ऐड हो जाएगा फॉर क्रेडिट रिस्क. तो दिस इज द वे द RWA इज कंप्यूटेड फॉर क्रेडिट रिस्क. तो अगेन जो RWA फॉर क्रेडिट रिस्क रहता है वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का एक्सपोजर लिया है, उसकी रेटिंग क्या है और उस रेटिंग के अगेंस्ट पे आपका उसका रिस्क वेट क्या है. और इन दोनों फैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विद आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देन यू विल अराइव द RWA. और इस तरह के सारे एक्सपोजर जो बैंक के रहते हैं, चाहे वो रिटेल को हो, इंडिविजुअल को हो, हाउसिंग, स्पेसिफिक बैंक ने कोई हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो बनाया है, हाउसिंग लोन में फिर अगेन कई तरह के सेगमेंट और है नीचे ऐड हो जाते हैं, जैसे कि उसका लोन टू वैल्यू कितना है आपका, उसका टेनर कितना है, वो आपका उसका अमाउंट कितना है, क्योंकि अमाउंट के हिसाब से भी उसमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट रिस्क वेट उसका चेंज वेरी करता है. इसी तरह से अगर आपने किसी इंडिविजुअल्स को लोन दिया है, पर्सनल लोन दिया है, आपने अनसिक्योर्ड लोन दिया है, सिक्योर्ड लोन दिया है, हर चीज़ का उसमें कंपटीशन होता है. देन वी गेट ए RWA फॉर क्रेडिट रिस्क. इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि विच इज़ कॉल्ड CRM, द क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट, जो कि उस लोन के एक्सपोजर को कम कर देता है, जो कि लोन कोलेटरलाइज रहते हैं या कि जिसमें किसी तरह की सिक्योरिटी उस लोन में अवेलेबल रहती है. लेट सपोज इन दिस केस, सपोज ये जो हमने 100 करोड़ का जो लोन दिया है कि इस कॉर्पोरेट बी को, इस कॉर्पोरेट से हमने इस लोन के अगेंस्ट पे कुछ सिक्योरिटी ली है कुछ, तो इस एक्सपोजर का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ दैट सिक्योरिटी विच इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द borrower. लेट सपोज इफ यू अप्लाई CRM हियर, कि इस कॉर्पोरेट को जब हमने लोन दिया वो इसने हमको हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी हैं, इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट पे इसने हमने इसको लोन दिया. और लेट सपोज उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू 50 करोड़ है. तो इस 50 करोड़ के ऊपर देन वी अप्लाई सम हेयर कट, कि अल्टीमेटली अगर 50 करोड़ की सिक्योरिटी है उसको हम बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि 50 करोड़ ना मिल के हमको 48 करोड़ मिले, हमें 47 करोड़ करें, बिकॉज की मार्केट में रेट जो होते हैं ऊपर नीचे होते रहते हैं. तो देयर इज ए हेयर कट इज आल्सो अप्लीकेबल हेयर. लेट्स से आफ्टर हेयर कट इस सिक्योरिटी की वैल्यू जो अराइव हुई वो 48 करोड़ हुई. तो जब हम इस पर्टिकुलर इस लोन का जब हम लोग RWA कंप्यूट करेंगे तो इस 100 करोड़ में से हम ये 48 करोड़ जो है इसका जो कोलेट्रल है वो निकाल देंगे, यानी कि नाउ बिकम 52 करोड़. तो बैंक का जो एक्सपोजर है, नेट एक्सपोजर जो है वो 52 करोड़ है. इस 52 करोड़ के ऊपर देन वी हैव टू अप्लाई दिस 150% आपका रिस्क वेट. तो 52 इंटू 150%, और ये आपका देन इट विल बिकम योर कैपिटल चार्ज. और इसको अगर हम 9% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन
यू विल हैव योर RWA। तो इस तरह से जो इसमें ये CRM काम करता है। तो बैंक जो कोलेटरलाइज लोन करते हैं तो उनको अपनी एक्सपोजर के लिए कम रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस तरह से और भी कई सारे इसके क्रेडिट के यूनिवर्स के फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपका RWA कंपटीशन। इस तरह इसमें करेंसीज का भी आ जाता है कि सपोज करो बैंकों ने ओवरसीज में कोई लोन किया है तो उसी किसी फॉरेन बैंक को कुछ लोन दिया है तो उस बैंक की रेटिंग क्या है मूडी के द्वारा या फिच के द्वारा या S&P के द्वारा, उस रेटिंग के हिसाब से अगर वो AA है तो सब डेफिनेटली उसका रिस्क वेट 20% होगा। अगर उसकी रेटिंग BBB है तो 50% होगा। तो जैसे जैसे रेटिंग उसकी कम होती जाएगी रिस्क वेट बढ़ जाता है और बैंकों को मोर रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करानी पड़ती है। इसी तरह अगर कोलेटरल में भी अगर हम देखें, अगर हम हमारी करेंसी दोनों की सेम है कि जिस करेंसी में हमने लोन दिया है और उसी करेंसी में हमको कोलेटरल मिला है तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। पर सपोज करो इसने हमको एक कोलेटरल दिया या इसने हमको सिक्योरिटी जो दी वो फॉरेन करेंसी में, देन फॉरेन करेंसी के भी इसमें हेयर कट हो जाते हैं कि हो सकता है कि वो फॉरेन करेंसी की जो एसेट्स है या जो फॉरेन करेंसी की सिक्योरिटी वो वेरी करे क्योंकि फ्यूचर में रेट्स जो होते हैं करेंसीज के चेंज होते रहते हैं। देन अगेन द फॉरेन करेंसी का भी जो है उसमें हेयर कट होता है। तो हो सकता है इस 48 की वैल्यू 40 रह जाए या 45 रह जाए आफ्टर अप्लाइंग द सम हेयर कट्स। तो इस तरह के वेरियस परमुटेशन कम्बिनेशन को अप्लाई करने के बाद क्रेडिट यूनिवर्स का जो है वो RWA कंप्यूट होता है। इसके बारे में अगर कोई आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है कि आपको किसी चीज़ को जानना है तो डेफिनेटली आई विल explain those kind of scenarios as well. Now we will move to the market risk RWA competition. तो मार्केट रिस्क की जो RWA होती है उसको कंप्यूट करने के लिए तीन सेगमेंट से ये आती हैं। पहली आपकी इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंटरेस्ट रेट रिस्क इसको मल्टीप्लाई किया जाता है कि स्केलर फैक्टर के साथ जो कि इसका स्केलर फैक्टर है। इसके बाद इक्विटी में जो एक्सपोजर है बैंक का उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तीसरा आपका जो बैंकों का जो मेजर सेगमेंट है फॉरेक्स में आपका कितना एक्सपोजर है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है आपके देन स्केलर फैक्टर के साथ। इन तीनों सेगमेंट से जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट आती है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है एक फैक्टर के साथ। देन वी विल अराइव एट ए RWA ऑफ द मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क की कैपिटल कंपटीशंस थोड़ी सी कम है कंपेयरिंग टू द क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का यूनिवर्स थोड़ा बड़ा रहता है बैंकों का एंड दैट इज़ ए मेजर एक्टिविटी ऑफ द बैंक। वेयर इज़ द मार्केट अगेन डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ द ट्रेडिंग बुक बैंक इज कैरिंग फॉर देयर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर्पजेज। नेक्स्ट जो RWA है वो ऑपरेशनल रिस्क की है, आपको बताता हूँ उसको कैसे कंप्यूट की जाती है। ऑपरेशनल रिस्क की जो कैपिटल कंपटीशन है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये जो RWA है उसको कंप्यूट करने का जो फार्मूला है वो बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो RBI के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है। इसमें जो बैंकों की लास्ट ईयर की ग्रॉस इनकम है जो कि उनकी लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर्स 31 मार्च की जो 3 साल की जो ग्रॉस इनकम होती है उसका एवरेज किया जाता है। सपोज करो अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं, अगर हम जून 2026 की अगर हम ऑपरेशनल कैपिटल कंप्यूट करेंगे तो जो अंडर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच जो आपकी जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो आपकी जो 25-26 मार्च तक की है, देन 24-25 एंड 23-24 इन 3 सालों की जो भी आपकी ग्रॉस इनकम होगी उसको डिवाइड कर देंगे 3 से, उनका एवरेज निकाल लेंगे। और अगर किसी भी एक साल में अगर बैंकों को लॉस हुआ है गया मतलब उसकी ग्रॉस इनकम नेगेटिव है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा और उसका जो डिवाइजर रहेगा वो भी आपका 3 से घटा के 2 कर दिया जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया जाता है अल्फ़ा के साथ। अल्फ़ा करंटली 15% है और जो भी एक नंबर आता है
दैट इज़ योर कैपिटल चार्ज फॉर ऑपरेशनल रिस्क या कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशनल रिस्क। और अगर आपको इसकी RWA निकालनी है तो इस नंबर को, जो भी ये नंबर आता है अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसको 12.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, देन यू विल गेट ए ऑपरेशनल रिस्क RWA। तो इस तरह से जो तीनों RW हैं, जो क्रेडिट की जो है, जो मैंने बताई थी, जो क्रेडिट का यूनिवर्स है, उसके हिसाब से जो RWA आती है, प्लस जो आपकी RWA मार्केट रिस्क से आ रही है, और जो आपकी RWA ऑपरेशन रिस्क से आती है, इन तीनों को ऐड किया जाता है, दैट बिकम योर टोटल RWA। और जो कैपिटल होती है उसको इससे डिवाइड कर देते हैं, तो जो भी आपके पास नंबर निकल के आता है दैट इज़ योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, क्योंकि करंटली जो RBI के रिक्वायरमेंट के हिसाब से it should be more than 11.5% on ongoing basis. So thanks for watching this video. So with this I'm concluding the topic capital to risk weighted asset ratio, इसको CARE बोलते हैं, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, और आप मेरी अन्य वीडियो जो मैंने इस टॉपिक के ऊपर बनाई है उनको भी देखिए, और प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल्स इफ़ यू आर लाइक माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, see you soon.